नमस्कार दर्शकों, आज आपका जीवन दर्पण कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर मनसा मिश्रा इस कार्यक्रम का संचालन करूंगी। गुरु जी के स्वागत में 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। वेदों के ज्ञान से यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती है। वेदों के ज्ञान से यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती है। आपके शब्दों में वेदों की गहराई होती है। आपके नेतृत्व में शिक्षा का मंदिर सजता है। आपके नेतृत्व में शिक्षा का मंदिर सजता है। छात्रों के मन में ज्ञान का दीपक जलता है। छात्रों के मन में ज्ञान का दीपक जलता है। हिंद सेवा परिषद के संस्थापक श्री यज्ञ नारायण दुबे जी की मैं आभारी हूँ। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए प्रदान किया। गुरु जी, इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। चलिए नमस्कार। गुरु जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, 84 वर्ष यानी 84 की उम्र में भी रोज ऑफिस आना, कार्य करना और अपने आप को उत्साही बनाए रखना और लोगों को प्रेरित करना, इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लाते हैं? सभी को सादर अभिवादन। ये प्रेरणा, प्रोत्साहन, आंतरिक ऊर्जा, प्लेजर इन द वर्क, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन विद डिसिप्लिन is to carry out and to inspire the people, young energetic people. आंतरिक प्रोत्साहन, आत्मबल कि अपने कार्य में आनंद लो, आनंद खोजो और नई पीढ़ी को प्रोत्साहन देने के लिए कम से कम एक नज़ीर पैदा करो, जिससे कि वो भी अवस्था को महत्व न देते हुए अपने कार्य को महत्व दें और अपने कार्य को आगे की ओर बढ़ाएं और उत्साहवर्धन करें कि वे थकावट महसूस न करें, बल्कि उसी में आनंद लें। जैसे बचपन लोग, छोटे बच्चे अपना आनंद लेते हैं खेल खिलौना में, तो ये बहुत बड़ा उत्साह होता है। वो मुझे भी प्रेरित करता है, तो इसलिए आता हूँ, अपने समय पर काम करता हूँ, उस काम में ही आनंद ले लेता हूँ और आनंद ही रहता है तभी तो आता हूँ। क्योंकि अगर ऐसा कुछ बोझा जैसा महसूस अगर होगा तो थकावट ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि काम ही पूजा है, काम ही जीवन है और जिंदगी को अगर सार्थक बनाना है तो कृतित्व को कीजिए, कार्य के कीजिए। वक्तित्व और कृतित्व, यही दोनों मनुष्य के जीवन को एक प्रकार से सुगंधित और गरिमामय बनाते। गुरु जी, आप अपने जन्म स्थल के बारे में, शिक्षा के बारे में और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए हमें। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े कृषि प्रधान क्षेत्र जंघई परिसर के अवाई गांव में अपना जन्म हुआ। कुलीन परिवार में, साधारण परिवार, किसान, और हम 3 भाई 3 बहन, जिसमें हम सबसे छोटे। बचपना में रहे, लोगों का लाड़ प्यार मिलता रहा और मुझे प्रोत्साहित करते रहे पढ़ने के लिए, तो मैं उस दिशा में अग्रसर रहा और मेहनत करता रहा और धीरे धीरे प्राथमिक विभाग में, प्राइमरी स्टेट में बाबू अमर बहादुर सिंह हमारे एक अच्छा अध्यापक थे और प्रेमनाथ मिश्रा जी चौकी कला के, जो मुझे कापी किताब की व्यवस्था करते थे। यहाँ तक कि सरकारी ड्रेस भी दिया करते थे और फीस भी नहीं ली जाती थी, क्योंकि मैं उनके लिए फल फूल की व्यवस्था बगीचों से जो होता था वो करता था।
किसान परिवार का था ही, इसलिए सब मानते थे। और मौखिक बाबू श्याम बहादुर सिंह भटहर के थे, वो प्राइमरी के अध्यापक थे, हमको बहुत मानते थे। उनसे प्रश्नोत्तर होता था और गुणा भाग इत्यादि जो होती थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आपस में उनके साथ विचार विमर्श करते हुए सीखते थे। शिक्षा राष्ट्र की आंख है और बच्चे उसकी रोशनी हैं। सर, ये बात आप अक्सर कहा करते हैं। इस संदर्भ को जोड़ते हुए क्या आप अपनी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए, कठिनाइयों को झेलते हुए, अपने जीवन के अनुभव को लेते हुए ये शिक्षा किस तरह से ग्रहण की? प्राथमिक शिक्षा तो ठीक है, टूर्नामेंट होता था, वहाँ मैं गीतकार के रूप में स्कूल की तरफ से भेजा जाता था। कक्षा अध्यापक बाबू अमर बहादुर सिंह हमारे जो कक्षा अध्यापक ले जाते थे। भटहर मीरगंज में टूर्नामेंट होता था, हमको हाथी छाप की कॉपी दी गई 2-2 बार अच्छे गीत के लिए। और जब भी कभी कुछ होता था तो कंपटीशन स्कूलों से होता था तो उसमें हम प्रथम आते थे, तो ड्रेस भी मिलता था। और वही जब आए 8वीं में तो अच्छे नाटक वगैरह, ड्रामा का कार्यक्रम वगैरह होता था तो उसमें भी भाग लेते थे, वो भी प्रशंसनीय रहा। और उसमें हमारी फीस वगैरह ये सब बिल्कुल माफ़ कर दी गई और वहीं पर आगे की ओर हम बढ़ते रहे। जब कक्षा 8वीं पास किया प्रथम श्रेणी में, मिडिल स्कूल उसको बोलते हैं, वहाँ से डिस्टिंक्शन लिया, अच्छा नंबर रहा तो जंघई नागरिक इंटर कॉलेज में 9वीं में प्रवेश किया। और उस समय हमारी पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट को देखकर आदरणीय श्री उदयराज सिंह जी और जो अंग्रेजी के अध्यापक थे बहुत मानते थे, उन लोगों ने हमारी फीस को माफ़ कर दिया और क्लास टीचर भी रहे और बोले कि कभी आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होने पाएगा। एग्रीकल्चर शब्द लिया हैं। और फिर मैंने पृथ्वीराज रासो का कम से कम 15-20 स्कूलों के कार्यक्रम हुए, तो उसमें मैं पृथ्वीराज रासो का भूमिका अदा किया, नाटक हुआ, जिसके कारण मुझे लोग प्रिंसिपल रामचरण शर्मा जी, श्री रामचरण शर्मा जी हिंदी के प्रवक्ता पूरे जौनपुर जनपद के थे, उन्होंने माफ़ किया और बहुत मानते थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये प्रोत्साहन दिया कि आप जहाँ तक पढ़ना चाहते हो पढ़ो, हम आपकी मदद करेंगे। उस समय रमाशंकर पाठक रहे जो सूर्यावा के, उन्होंने मेरी फीस के लिए क्लास टीचर होने के नाते, लोग कहते थे फीस लीजिए, लेकिन फीस हमारी क्लास में हमसे नहीं लेते थे। सोचे अच्छा लड़का है, ये टॉप किया है, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा नंबर ले आया है, हाँ ये हमारे क्रेडिट है। तो बाबू अभयराज सिंह बभनियाओं के थे, वो बहुत पसंद करते थे। हाँ एग्रीकल्चर में BN सिंह भी थे, वो साइंस के थे। तो इन सब चीज़ों से हमारा हाई स्कूल में अच्छा परसेंटेज आया और प्रयाग विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, जहाँ पर मुझे 90 रुपया, 16 रुपया तो 12वीं तक को मिला जौनपुर जनपद से, और 90 रुपया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बरसरी के रूप में दिया गया। सर, आपके अनुभवों को सुनने के बाद लगा कि सच में बहुत ही संघर्षमय रहा आपका बचपन, लेकिन आपने भी
धैर्य नहीं छोड़ा, लगातार आप प्रयास करते रहे। इस प्रयास में प्रेरणा के रूप में कई व्यक्तियों ने आपका साथ दिया, चाहे वो स्कॉलरशिप के रूप में रहा हो या फिर पढ़ने की लिखने के लिए कोई भी कॉपी किताब जो इस तरह की आपको सहायता की हो। सर, इसी क्रम में उच्च शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब आप शिक्षा ग्रहण करने गए थे, उस समय आपके क्या अनुभव रहे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब एमए फाइनल में था, पिताजी बम्बई में एक्सपायर हो गए 7 सितंबर 1966 में। तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई, क्योंकि वो मुझे मनी ऑर्डर भेजा करते थे। तो ऐसी स्थितियों में लक्ष्मी बेनी प्रसाद बुक सेलर इंडियन पब्लिशिंग हाउस में उसकी किताब का मैं प्रूफ रीडिंग करता था, और वो मुझे 30 रुपया दिया करता था महीने का। अग्रवाल ध्रुव भी उसी का लड़का था, वो हमारे साथ में ही पढ़ता था। उसने प्रोत्साहित करके अपने दादा से मुझे मौका दिलवाया लक्ष्मी टाकीज में। और कभी कभी लक्ष्मी टाकीज वही बगल में थी, पिक्चर वगैरह दिखाता था, उसी का था, हाँ, लगा रहता था। और एजे गाड़ी से आता जाता था। सुबह 7 बजे गाड़ी जंघई से पकड़ता, 11 बजे पहुंच जाता। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ाई लिखाई करता। लेकिन दिक्कत ये हो जाती थी, रहने के लिए जगह तब उस समय नहीं थी। तो विभूत नारायण सिंह पीएचसी के डायरेक्टर जनरल थे, जिन्होंने अजीत प्रताप सिंह से राजा प्रतापगढ़ काला काकर के मालिक से कहकर अपने बिल्डिंग में ही, अपने जो महल में था उसमें बैठी चाल बनवा दिया और हम लोगों को शरण दे दिया। उसके बाद हम लोग 3 रुपया देते थे बिजली का खर्च और 5 रुपया रहने का मिलता था, और उनकी तरफ से बहुत सुविधाएं अपने लोगों को उपलब्ध हो जाती थी। तो एलनगंज डेलीगेट इलाज में मैं 2 बरस तक रहा, और साथ ही साथ यहाँ पर अजीत प्रताप कोठी में भी 2 साल किया, और इस प्रकार से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। हम लोग प्रतिदिन शनिवार को ही घर लौटते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एजे गाड़ी इलाहाबाद जौनपुर वाली पैसेंजर गाड़ी पर हम लोग बैठे, और ड्राइवर अपरिचित आ गया। प्राय ड्राइवर को हम लोग गन्ना तोड़ करके देते थे, इसलिए हम लोगों को ला करके अपने घर के अवाई गांव के नुनिया वीर देवस्थल के पास गाड़ी थोड़ी 1 मिनट 2 मिनट के लिए रोक देता था, तो उतर जाते थे। और संजोग ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग 6-7 लड़के थे, और वो गाड़ी अपरिचित होने के नाते वो ड्राइवर उसने गाड़ी को नहीं रोका और हम लोगों को खींच करके जरौना तक पहुंचा दिया। तो वक्त जरौना उतरोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 2-3 ऐसी पुलियाँ थी जो बाढ़ से बिल्कुल प्रभावित रहती थी, पानी जब भरा रहता था, और पटरियाँ दूर दूर तक। तो हम लोग फिर भनौर तक, बरसठी तक गए, और वहाँ बिंदवासिनी मिश्रा जी निवासा थे अपने गांव में, उनका घर था, उनके यहाँ रुके, और फिर सुबह में दूसरे दिन सीधे फिर इलाहाबाद चले आए। घर भी नहीं जा सके, दुर्भाग्य ऐसा रहा। हाँ, बना रहा वो। सर, शिक्षा पूरी करने के बाद आपने दिलचस्पी मुंबई की तरफ ही क्यों दिखाई? जैसे कि हम आपके अनुभव सुन रहे हैं, बचपन से ही आप प्रतिभावान रहे हैं। आप वहीं अगर चाहते तो भी आपको नौकरी मिल सकती थी। आपका झुकाव मुंबई की तरफ क्यों हुआ? कोई खास कारण? मई के महीने में छुट्टी हुई, तो दोनों बड़े भाई साहब अनपढ़ थे ही, और घर का भी काम काज देखना था।
सीजन एक ऐसा था कि शादी विवाह का चल रहा था। ये हुआ कि पिताजी क्या जो पीएफ पीटी वगैरह ये सब जो हिसाब किताब है, और ये और साथ ही साथ किसी न किसी को तो नौकरी करना पड़ेगा, हैं जिम्मेदारियां होंगी, हैं विवाह शादी के लिए, परिवार के लिए, फाइनेंशियली। तो मुझे प्रेरित किया गया कि आप जा कर के पहले देख कर के हिसाब किताब आओ, और जैसा भी होगा फिर वो तो वो ढंग से सोचा जाएगा। यहाँ आया और उसमें सितंबर के महीने में यहाँ आया तो देखा कि नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में फाइनेंशियल स्थितियाँ और जिम्मेदारी के लिए कोई और दूसरा साधन था नहीं। तो यहाँ टिकरा के एक मिश्रा जी थे जो हमारे पिताजी के मित्र थे, उनके यहाँ टिका। और फिर धीरे धीरे कंपनी में गया। कंपनी वालों ने कहा कि बेटा अगर तुम पढ़ना लिखना चाहता हो तो पढ़ाई लिखाई की मदद हो जाएगी, और काम तुमको फिर वो बिजली का है वो कर नहीं पाओगे, और पढ़ाई लिखाई का काम अभी तेरे पास है बकाया, उसको कंप्लीट करो, तब तुमको अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। तो मैंने सोचा मैं शिक्षा के क्षेत्र में क्यों न चला जाऊँ। यहाँ पर प्रयास किया एम.बी. चिराई कॉलेज में। 135 रुपये की ज्योग्राफी लेक्चरर की हमको नौकरी मिल गई। 5 रुपया इनकम टैक्स करता था, क्योंकि बांग्लादेश का संघर्ष में इंदिरा गांधी ने लगाया था रेफ्यूज का, उसमें भी 5 रुपया कट जाता था टैक्स के रूप में। और फिर रहने के लिए मैं माटुंगा में एक हमारे गांव के बगल के पांडे जी थे, उनके यहाँ मैं रहने लगा और खाना पीना बनाने लगा, उनकी सेवा में लग गया। और फिर माटुंगा से उल्लासनगर तक आने जाने के लिए, क्योंकि पूना यूनिवर्सिटी ने बीएड कराना शुरू किया, तो उसका सेंटर जो उल्लासनगर में था, सेवा सदन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बाबू एस.पी. सिंह जी प्रिंसिपल थे, जो अपने यहाँ बनारस के थे, जखनी के थे। उन्होंने मदद किया। हमारी फीस जो है 269 रुपये पूरी फीस थी। उन्होंने कहा मैं दे दूँगा, तुम हमारे भतीजे को एक जगह कहीं सेटल करा दो। वो भी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, तो मैंने उनको सेटल करवाया, और धीरे धीरे करके उनका पैसा मैंने वापस किया। 10-10, 5-5 सौ रुपये जैसे भी हो करके करता था, और उनके लिए प्रतिदिन मैं पान ले जाता था, क्योंकि वो पान के बड़े शौकीन थे, बनारसी पान के शौकीन थे, ले जाता था। और प्रसन्न थे, और हमारी बड़ी मदद करते थे, जाकर करते थे। इस प्रकार से इलाहाबाद की ज्योग्राफी की डिग्री हमारे पास बाई पोस्ट आ गई, और अच्छी सी नौकरी मिली, और बीएड कर लिया। फिर मारवाड़ी कमर्शियल में अप्लाई किया, और यहाँ मुझे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अच्छा था ज्योग्राफी और इंग्लिश था लिटरेचर, इसके लिए मुझे प्रायोरिटी दी गई। आए तो बहुत से कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने 240 रुपये पर जो बटकस कमीशन होता था वो दे दिया, और मैं फिर अपनी नौकरी करना शुरू कर दिया। रहने के लिए सांता क्रूज में फिर एक झोपड़ा खरीदा, 400 में, 400 रुपये में से लेकर फिर वो झोपड़ा, उसका नाम लंका नगर था, जिसने अलका नगर किया, और धीरे धीरे उसमें 2-3 कमरे बन गए, और यहीं से मैंने पूरी पढ़ाई पूरी की। बीएड एमएड सब किया। वहीं से पूना यूनिवर्सिटी में जा कर के एमएड किया, उल्लासनगर के माध्यम से। पूना यूनिवर्सिटी का सेंटर था उल्लासनगर में, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ इसी प्रकार से सेंटर जगह जगह खोज चलाती थी। तो बीएड और एमएड हमारा पूरा हो गया,
और बाद में परमानेंट हो गया मारवाड़ी का मर्चेंट। और 32 बरस वहाँ नौकरी किया। और 32 बरस नौकरी करने के बाद बीच में 10+2 हमारा 72,000 रुपया इनकम टैक्स आने लगा, क्योंकि हम सीनियर थे और प्रिंसिपल से भी करीब 2,500-3,000 रुपया ज़्यादा मिलने लगा। तो इसलिए मेरा ट्रांसफ़र चंबूर आचार्य डीगे मराठी कॉलेज में कर दिया। और फिर मैं यहाँ सांताक्रूज वाकोला से होकर के कुर्ला पार करके वहाँ करीब 2.5-3 बरस तक निपटाया। लेकिन बाद में यह हुआ कि 72,000 6,000 सालाना हमारा इनकम टैक्स जाता है। और ये जगह सांताक्रूज में हिंदी मीडियम का हिंदी पालक संघ बनाया था। हिंदी पालक संघ के माध्यम से स्कूल को नाइट स्कूल चला रहा था। फिर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और यहाँ नाइट स्कूल में अपनी सेवा देना शुरू कर दिया और परिणाम अच्छा हो गया। और धीरे धीरे नाइट स्कूल से नाइट डिग्री कॉलेज में भी लड़ाई हुई कि बॉम्बे सिटी ऑफ सनलाइट एंड ट्यूबलाइट, वर्किंग क्लास पीपल, उस समय लड़ाई हुई, हाई कोर्ट में गया और डायरेक्ट रूल्स आर मेड, रूल्स आर नॉट बॉर्न, और नो वन इज ओनर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट। तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन साहब उस समय यूनिवर्सिटी के वो एडवाइज़र थे, उन्होंने मदद कराई और नाइट डिग्री कॉलेज अपने को मिला। और वही पूर्णा प्रोत्साहन हमको आगे की ओर बढ़ाता रहा। इस प्रकार से अपना जीवन ढंग से रहा। और खाना पीना ये सब सुबह शाम बनाने के लिए होता था। तो जो जिसके यहाँ रहता था, जब हमारी पारी आती थी तो कभी कभी रोटियाँ जल जाती थी, कुछ हो जाती थी, तो ऐसा मेरे हिस्से में आ जाता था और नहीं तो बाकी और लोगों के हिस्से में रहता था। फिर भी हम निराश हताश नहीं रहे और 3 बरस लगातार बम्बई में डटे रहे, जब तक कि नौकरी व्यवस्थित नहीं हो गई। हाँ, और फिर 3 बरस के बाद फिर गाँव घर गया और फिर वहाँ से जीवन सामान्य ढंग से खुशहाली बांटते हुए चालू कर लिया। हाँ। सर, आपका मुंबई आने का निर्णय काफी ही फलदायक रहा, जिसके बारे में इस कार्यक्रम के दौरान आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आज भी आपकी जन्मभूमि पर आपकी सराहना और आपकी प्रशंसा की जाती है। साल भर में पहले 2 बार जाता था, अभी तो कम से कम 1 बार तो जंघई परिसर में जाता ही हूँ, गांव में मिलता हूँ। लगाव तो है, वही के लिए आया था, क्योंकि अगर वहाँ पूरी सुविधाएं होती तो शायद शहरों में लोग न भागते। जितने कर्मयोगी रहे बेचारे, परिश्रम किए शहरों में जा कर के और हरा भरा हरियाली और आनंद देने के लिए अपने घर परिवार को जंघई परिसर में शहरों में रहे। लेकिन उनके आने जाने की सुविधाओं के लिए रेलवे की सुविधा उपलब्ध हो, रिजर्वेशन वगैरह हो, एक बोगी यहाँ बनाई जाए। और रेलवे में फिर लिखना पढ़ना शुरू किया। उस समय मैंने बहुत कुछ, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रहे आदरणीय विवेक साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो भी प्रोडक्ट रहे, वो अपने साथ रहे, आज भी याद करते हैं। उनसे मिलकर के लिखा पढ़ी करना पड़ा। तो चीफ कंट्रोलर जो है वाराणसी का, इलाहाबाद का, इन लोगों ने भी बड़ी मदद की। आज जंघई बहुत बड़ा डेवलप हो गया है और आगे विकास कर रहा है। और उसी आशा भरोसा मैंने जंघई में एक छोटा सा कमरा भी खरीद लिया कि अगर रुक होगा तो जंघई में हम लोग मदद करेंगे, लोगों को आने जाने का एक पड़ाव बनाएंगे, टिकट की सुलभता हो जाएगी। ये सब प्रयास किया और जंघई को हरा भरा बनाया, क्योंकि जितने भी उपजाऊ योग्य सुयोग्य रहे और शहरों को भी हरा भरा करते हुए घर को अपने सींच रहे थे, घरों को मदद कर रहे थे, शादी विवाह सभी उत्सवों को निपटा रहे थे। ऐसे लोगों का एक सम्मेलन होना चाहिए। आज भी प्रयास हो रहा है। सुरेश प्रभु साहब रेलवे मैनेजर हुए, मिनिस्टर हुए, इनसे भी लिखा पढ़ी किया
इन्होंने भी बड़ी मदद की, हॉल्टेज बना दिया, अभी डेवलपमेंट हो गया है। और देखो और भी विकास जंघई का कैसे हो पाएगा, वो रेलवे विभाग उसके विषय में आगे तक अग्रसर है, कर रही है। तो इस प्रकार से हम संस्था को रजिस्टर्ड भी कराए और उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि संस्था वहाँ पर हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, और हॉस्पिटल के लिए जगह की व्यवस्था हो गई, लेकिन अब वहाँ कोई ऐसा डॉक्टर डेडिकेटेड डिवोटेड नहीं मिला जो कि उन सब चीज़ों की जिम्मेदारियों को ले सके और आगे की ओर बढ़ा सके। लेकिन भविष्य में प्रयासरत हैं, अगर हो सकेगा तो एक हॉस्पिटल सरकारी ढंग से बन जाएगा। लिखा पढ़ी किया हो जंघई परिषद के लिए प्रायः वहाँ के एसपी को, वहाँ के कलेक्टर को, 4 जिलों का जंक्शन है। इलाहाबाद की आधुनिकता, बनारस की धार्मिकता, जौनपुर का ऐतिहासिकपन, प्रतापगढ़ की बहादुरी का संगम है, जंग है ये सब। और वहाँ ये जंघई स्थान मैंने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी लिखा कि आपका संसदीय क्षेत्र वाराणसी, बरना नदी जो 80 घाट में गिरती है उसी के नाम वाराणसी पड़ गया है। 80 घाट में बरना नदी मिलती है गंगा जी में, इसलिए उसका नाम 80 पड़ा है। तुलसीदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी वहीं पर आसीन रहे और वहीं से उन्होंने रामायण की शुरुआत कराई, तो इसलिए वाराणसी बन गया है। और बनारस की मैं कहता हूँ धार्मिकता, इलाहाबाद की आधुनिकता और जौनपुर का ऐतिहासिकपन और प्रतापगढ़ की बहादुरी का संगम स्थल जंघई जंक्शन है। जो जंग पहले यहाँ 4 राजा आते थे, मालगुजारी वसूलते थे और एक दूसरे को भ्रमित करते थे। जैसे यहाँ के किसान बड़े त्रस्त थे, पीड़ित थे, क्योंकि एक आता था वसूल कर चला जाता था, दूसरा फिर कहता था दोबारा लेने के लिए आता था। हाँ, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर जंग करते हुए, संघर्ष करते हुए जंघई की स्थापना की, और उस जंग और लड़ाई के नाते इसका नाम जंघई पड़ गया, क्योंकि अंग्रेज जब आए तो उन लोगों ने भी इस बरारी बंदोबस्त में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका नाम रख दिया कि जंग वाला स्थान है, लड़ाई वाला स्थल है, संघर्ष वाला स्थल है। तो बरना नदी के किनारे है और बरना नदी में ही हम लोग इधर से उधर भाग जाते थे, मालगुजारी न देनी पड़े, क्योंकि तो उस समय ज़मींदार बना दिए गए थे और तमाम ज़मींदार जो होते थे कूड़े मार करके मालगुजारी वसूलते थे। ये सब परेशानियाँ थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। आज तो अब जमींदारी ख़त्म हो गई इंदिरा गांधी जी के समय में, इसलिए सब चीज़ों को शांत कर दिया गया। ये हमारा जंघई कहते हैं कि जंग वाला स्थल है, संघर्ष वाला स्थल है, और वहीं के हम लोगों को प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए। दर्शकों, जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग में, जिसमें हम सर जी से और भी ढेर सारी बातें करेंगे। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। हाँ, हम मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे कार्यक्रम में और विस्तार से चर्चा के लिए। नमस्ते। नमस्ते, 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 नमस्ते।